हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th में ये वाला जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से नेशनल इनकम समझाऊंगी। इस वीडियो में वैसे तो नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से। अब वैल्यू एडेड मेथड यहाँ देखा जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेशन में हम देखें तो कैसे इनकम जनरेट होती है। तो जैसे हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा कि इकोनॉमी में 3 फेज होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन फेज, एक होता है इनकम जनरेशन। जैसे आप प्रोडक्ट बनाते हो आपकी इनकम जनरेट होती है। जैसे ही इनकम जनरेट होती है उसको अगर आप खर्चा कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज आता है। 3 फेज होते हैं। तो इन तीनों फेज में हमारा जो कैलकुलेशन है वो भी अलग है। जैसे हम प्रोडक्शन फेज में कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितनी इनकम जनरेट हुई तो हम वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं। अगर इनकम मेथड या इनकम फेज जब इनकम जनरेट हो रही है वहां पे कितनी नेशनल इनकम जनरेट हो रही है वो हम देखते हैं इनकम मेथड से। और लास्ट में जब हम खर्चा करते हैं, जब हमारा डिस्पोजिशन फेज आता है, वहां कितनी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करते हैं। 3 मेथड हैं, लेकिन मेरी बात मानिए तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझाऊंगी। पहले आप ये समझिए कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। देखो, हम ये वैल्यू एडेड मेथड पढ़ते क्यों हैं। पहला, इसका वैल्यू एडेड पढ़ने का मतलब ये है कि जब भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें आप अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके बेचते हो ना। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर मैंने खरीदा था, ये रॉ मटेरियल है, ये मैंने खरीदा था 50 रुपए का। अब ये मैं 50 रुपए खरीदी, उसके बाद मैंने इसका कैप या बॉटम या कुछ स्ट्रक्चर या इंक ऐड किया, कुछ ना कुछ इसमें प्रोडक्शन किया। अब जब मैं इसको मार्केट में बेचूंगी, अभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने इसको 20 में खरीदा था, इसमें मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी। अब मैं मार्केट में इसको 20 में तो नहीं बेचूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है। तो अब मार्केट में मैं इसका प्राइस करूंगी 30 रुपीज, यानी कि ये मेरा था 20 रुपए का, लेकिन अब मैं इसको बेच रही हूँ 30 रुपीज में। ये मेरा था 20 रुपए का, अब मार्केट में मैं इसको बेच रही हूँ 50 रुपए में। तो यानी कि जो ये 30 रुपए का मार्जिन है ना, यही होता है वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर खरीदा था, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, फिर इसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रोडक्शन किया। अब यही जो मार्कर है इसको मैं बेच रही हूँ 50 रुपीज में। ठीक है, अब ये 50 है तो डिफरेंस कितना है, 20 का और यहाँ 50, यानी कि 30 रुपीज जो डिफरेंस है, यानी कि मैंने 30 रुपए में इसमें 30 रुपए की वैल्यू इसमें ऐड करी है एज कंपेयर टू जो रॉ मटेरियल था। तो यही हमारा बेसिक होता है कि ये हम वैल्यू एडेड निकालते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने कितना रॉ मटेरियल खरीदा है और हमने उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी है, कितना हमारा उसमें प्रोडक्शन हुआ है, वही हमारा कैलकुलेट करने में मदद करता है कि उस प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड हुई। तो इसका हमारा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होता है। अब कैलकुलेशन क्या हो गया, ध्यान से समझिए। पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप याद रखो, जब भी आपको किसी की वैल्यू एडेड निकालनी है ना, कि उसमें कितनी वैल्यू ऐड हुई है, तो ये एक फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप जब भी एमसीक्यू देखेंगे, वैसे इतने इजी तो आते नहीं है, लेकिन अगर आप एक बेसिक जो होता है ना फॉर्मूला, वो अगर आप देखेंगे इसका, तो यही है कि अगर आपको वैल्यू एडेड निकालना है कि किसी प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू ऐड की गई है, तो उसका एक ही फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, सिर्फ ये वैल्यू अगर आप एक दूसरे से माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू एडेड मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या इतना आसान हो सकता है 12th का इकोनॉमिक्स, या कितना इतने इजी आपको जस्ट सिर्फ माइनस करके आप सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? नहीं आ सकते। यानी कि हमको और एक्स्ट्रा लेवल में प्रिपेयर करना है। तो हम कैसे इसको समझें, तो हमको ना एक एक चीज इसमें ध्यान से समझनी है। जैसे आप देखेंगे कि ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो आप ये जानो कि भाई ये वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है, क्या मतलब है। और अगर मान लो क्वेश्चन में हमको दिया होता है, क्वेश्चन में हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया ही नहीं हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो फिर हमको कुछ ना कुछ तो फॉर्मूलाज इसके जानने होंगे। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि
आपने क्या क्या बनाया है, कितना उसमें बनाया। जैसे मान लीजिए कि मैंने ना 20 रुपए का सामान खरीदा था, ठीक है, मैंने इसको बनाया। अब उसके बाद मैंने इसको जो मैं मार्केट में कोट करी वो तो मैंने 50 का किया, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है, आउटपुट कितने का निकला, मेरा पूरा प्रोडक्शन बना के 50 रुपए का मेरा आउटपुट निकला। और ये जो मैंने खरीदा था रॉ मटेरियल, ठीक है, ये कितने का था, 20 रुपए का। यानी कि ये जो रॉ मटेरियल है ना मेरा, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। और इसको माइनस करोगे जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट की, कितनी एक्चुअल उसकी वैल्यू निकली, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो आपको 30 रुपीज वैल्यू एडेड निकल जाएगा, ठीक है। ये था बेसिक फंडा, यानी कि मैंने आपको इसका मतलब बताया कि आपने आउटपुट की कितनी वैल्यू बना के, जब हम फैक्ट्री में सामान बना लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी हुई, वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चलता है। उसके बाद हम रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो माइनस करते हैं, तो फिर हमको मिल जाता है वैल्यू एडेड, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा, तब आप क्या करेंगे, जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है तो याद रखिएगा उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, आपको सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि जो सामान आपने बनाया, अब वो सामान आपने बनाया होगा तो कुछ आपने क्या किया होगा, सेल किया होगा, कुछ आपने कुछ सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा होगा तो बनाया तो ये पूरा ही है, यानी कि ये पूरा क्या है, ये पूरे आपके वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो ये दोनों दिया होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर कभी सेल्स और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं दिया है या इसके साथ साथ चेंज इन स्टॉक भी आ जाएगा, तो कभी कभी आपको सेल्स, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस चेंज इन स्टॉक भी दिया होगा, तो आप चेंज इन स्टॉक को भी उस टाइम पे प्लस करेंगे, यानी कि चेंज इन स्टॉक भी इसका हिस्सा है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी आपको सेल्स नहीं दिया होगा। देखिए हमको सेल्स कितनी हुई कैसे पता चलता है, कि हम उसको कितने में बेचे और कितनी क्वांटिटी बेचे। इसमें ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसे रटने का नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि आउटपुट है तो जरूरी है कि मैं सेल्स कर रही होंगी या मैं खुद यूज कर रही होंगी उस आउटपुट का। तो या तो प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, सेल्स का फॉर्मूला प्राइस इनटू क्वांटिटी प्लस ये चेंज इन स्टॉक आपका रहेगा, ठीक है। अगर आपको, और ये बात याद रखिएगा कि कभी कभी हमारा सेल्स नहीं दिया होता है, तो सेल्स को कैलकुलेट करने का एक तो फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए कभी कभी ना डायरेक्ट सेल्स दिया होगा और आपको क्वेश्चन में दिया होगा सेल्स के साथ साथ आपको दिया होगा एक्सपोर्ट्स, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये याद रखना जब सेल्स की वैल्यू दी है तो हम ये इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं कि सेल्स में सबकी वैल्यू है, उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों है, तो हम एक्सपोर्ट्स को अलग से प्लस उसमें नहीं करते हैं। लेकिन ये तो है ठीक है, सेल्स में इसमें आप एक्सपोर्ट अलग से प्लस नहीं करोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो फिर आपको एक्सपोर्ट्स प्लस करने पड़ेंगे। इफ इन केस डोमेस्टिक सेल्स है, सेल्स के जगह डोमेस्टिक सेल्स आपको क्वेश्चन में वर्ड दिख रहा है तो आप उसमें एक्सपोर्ट्स प्लस कर दो, आपका ये सेल्स निकल आएगा। तो यानी कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ इन केस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम ये सारे टेक्निक से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बारी आती है इंटरमीडिएट कंजप्शन की। इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, अब जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका सीधा है परचेज है, जितना भी आपने सामान खरीदा है आपके पास परचेज होगा, वो आपका क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ परचेज दिया होगा। अब परचेज दिया है, आपको अलग से इंपोर्ट्स भी दिया होगा, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो परचेज और इंपोर्ट्स अलग दिया है, तो इंपोर्ट्स को प्लस करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट्स मतलब जो सामान मंगा रहे हैं हम बाहर से, माना यह जाता है कि परचेज में ऑलरेडी इंपोर्ट्स की वैल्यू ऐड है, उसमें आपको और कुछ ऐड नहीं करना है, तो परचेज दिया है तो आप इंपोर्ट्स को इग्नोर करो। लेकिन अगर कहीं पे डोमेस्टिक परचेज दिया है तो फिर आपको क्वेश्चन में अगर इंपोर्ट्स दिया होगा उसको प्लस करना पड़ेगा। अब ये याद रखना कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू, ठीक है, कभी कभी अलग दिया है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है ना, तो इसमें भी इंपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदे आपको बता नहीं रहा है कि डोमेस्टिक। अगर ये डोमेस्टिक नहीं है तो ये परचेज की ही बात कर रहा है, फिर आप इंपोर्ट्स को पूरा इग्नोर करो। आप इंपोर्ट्स को यूज कहाँ करोगे, आप इंपोर्ट्स को यूज तब करोगे जब यहाँ डोमेस्टिक सेल्स दिया है। और एक और है, डोमेस्टिक सेल्स दिया है तो आप इंपोर्ट्स को यूज करो। और एक और सिचुएशन है, मान लो आपका ओवरऑल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है 500 रुपए, फिर अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो इंपोर्ट्स दिया हुआ है 1000 रुपए। तो
अगर हम ध्यान से देखें कि उस साल हमारा इंपोर्ट्स ही सिर्फ 1000 रुपए का था, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 500 का कैसे हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऑल टोटल होता है। तब आप समझ जाना कि जब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो, जब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू कम हो, तब आपको इंपोर्ट्स ऐड करना है, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट्स। तो अब आपका टोटल जो परचेज आएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो आएगा, वो आपका 1500 आएगा। ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं फॉलो करने के। जब आप ये पूरा कैलकुलेट कर लेते हो ना, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एग्रीगेट जीडीपी एमपी। अब इस जीडीपी एमपी ये पूरा कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू एडेड मेथड से, तो हमको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है। फिर अगर हम इसको नेशनल इनकम में बनाना है, यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, तो नेशनल एनएनपीएफसी, आपको आपके पास जीडीपी एमपी की वैल्यू है, आप उसके बाद कन्वर्ट करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका वैल्यू एडेड मेथड। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड को जब हम यूज करते हैं तो हमको क्या क्या चलिए तो आप डिस्कस करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेंगे। तो जैसे यानी कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, इनको हम प्रिकॉशंस बोलेंगे। कि कभी कभी हमको सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू दे देगी, तो इस तरीके से क्या हमको इनको इंक्लूड करना है, ये हमारे वैल्यू एडेड में आएंगे कि नहीं, ये हमें इसमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो पहला इसका प्रिकॉशन ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स यानी कि रॉ मटेरियल। तो जब आप फाइनल गुड्स की वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड कर रहे हैं, तो कभी भी उसकी रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, इसको बनाने के लिए जो प्लास्टिक लगा है, तो पहले प्लास्टिक की वैल्यू भी ऐड हुई होगी, फिर मार्कर की भी ऐड होगी, तो इसमें डबल काउंटिंग हो जाता है। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हटाने के लिए क्या किया जाता है? प्लास्टिक की वैल्यू ना ऐड करके हम डायरेक्ट मार्कर की वैल्यू ऐड करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं कि इंटरमीडिएट कंजप्शन को ऐड मत करो, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू को ऐड करो। इसलिए आप फॉर्मूला याद करना, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला याद रखिए, याद करिए क्या था कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसमें से हम माइनस करते थे इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्यों? क्योंकि हमको इंटरमीडिएट कंजप्शन लेना ही नहीं है, इसलिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है? सेल एंड परचेज ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड हैंड गुड्स का जो वैल्यू है ना, वो हम नेशनल इनकम में नहीं लेते। सेकेंड हैंड गुड्स क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम न्यू बने होंगे, तब ये इनकी वैल्यू पहले ही ऐड हो चुकी होगी। तो जब फर्स्ट टाइम बने तो इनकी वैल्यू ऐड हो गई है, तो फिर सेकेंड टाइम इनकी वैल्यू ऐड करने में डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसलिए जो सेकेंड हैंड की गुड्स होती है ना, गुड्स की जो वैल्यू होती है, वो हम इसमें ऐड नहीं करते। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। ये जो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है, देखिए गुड्स नहीं है। जैसे कि अगर आप सेल्फ कंजप्शन के लिए गुड्स बना रहे हैं, तो गुड्स की वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, गुड्स क्योंकि वो प्रोडक्शन हुआ है, तो सेल्फ कंजप्शन के लिए क्यों ना गुड्स हो, ऐड होगी। लेकिन सर्विसेज जो हैं, वो अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए, फॉर एग्जांपल आप घर में खाना बना रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, तो ये ऐसी सर्विस है जिसकी मार्केट में कोई प्रोडक्टिव वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है, और ये नॉन पेड वर्क्स में आते हैं। क्योंकि ये नॉन पेड वर्क में आते हैं, इनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं। तो डिफरेंस याद रखिएगा, अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रोडक्शन गुड्स है, अगर सेल्फ कंजप्शन के लिए है तो ऐड होगा, लेकिन सर्विसेज हैं, सर्विसेज सेल्फ कंजप्शन की हैं तो वो ऐड नहीं होंगी, क्योंकि वो नॉन पेड होती है। जैसे घर में खाना बनाना, ये हम नेशनल इनकम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती, तो इनको हम ऐड नहीं करेंगे। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये मैंने आपको बता दिया कि सर्विसेज ऐड नहीं होती, लेकिन अगर गुड्स का प्रोडक्शन है सेल्फ कंजप्शन के लिए, ये इंक्लूड होता है। उसके बाद इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। अब ये ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इंप्यूटेड वैल्यू, ये सब क्या होती है? ध्यान से समझिए। देखिए, अगर ना एक है, 2 पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं, एक है जो रेंट के घर पे रह रहा है और वो हर महीने कुछ ना कुछ रेंट पे कर रहा है, तो वो कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है वहां पे। ठीक है, और आप है, मान लीजिए आपका खुद का घर है, आपको रेंट नहीं पे करना पड़ा, लेकिन आप लैंड की जो बराबर जो वो रहती है ना प्रॉपर्टी, उसका बराबर आप फायदा उठा रहे हैं, आपका लैंड है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि एक को उस जगह पे रहने के लिए
रेंट देना पड़ रहा है, वहीं आप हैं, आपको रेंट देना नहीं पड़ रहा, लेकिन वो वैल्यू दोनों आप सेम ही लैंड एंजॉय कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट या इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जो रेंट दे रहा है वो करो, प्लस अगर आप रेंट नहीं देते हैं तो मार्केट में जो रेंट की वैल्यू चल रही है, कोई इम्प्यूटेड रेंट, वो हम उसमें से ले लेंगे कि ये नेशनल इनकम, यानी कि अगर आप रेंट पे होते तो आप देते, तो यानी कि मार्केट में जो रेंट का रेट चल रहा होगा ना, वो हम एक एस्टिमेट रेंट ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि तो ये अभी इतना रेंट वो देते। तो जब हम वो कैलकुलेट करते हैं तो उसको इम्प्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। तो जब हम रेंट लेंगे ना, जिसका खुद का घर है, ओनर, ऑक्यूपाइड हाउसेस, ओनर है अगर उसका खुद का घर है, तो फिर हम लोग जो रेंट की वैल्यू लेंगे वो इम्प्यूटेड लेंगे, यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहे होंगे मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग। फिर चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स। अब जो चेंज हो रहा है स्टॉक, अब देखो मान लो पहले आपके पास 500 के स्टॉक्स थे, 500 यूनिट्स थे, अब आपके पास 600 हो गए, यानी कि आपके स्टॉक में चेंज हुआ। स्टॉक में चेंज तब होता है जब आप कुछ बना रहे हो या कोई प्रोडक्शन हो रहा है, तभी तो स्टॉक बढ़ रहा है। तो ये जो स्टॉक में चेंज हुआ है ना, ये भी हम इसमें लेते हैं, तो फिर ये इंक्लूड होगा, तो चेंज इन स्टॉक भी आप इंक्लूड करोगे। फिर सेल एंड परचेज ऑफ, ये याद रखना कि अगर क्वेश्चन में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये सब आएगा ना, तो ये हम वैल्यू एडेड में नहीं लेते, क्योंकि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स ये ऐसे हैं कि ये आपको दिखते नहीं है, ये आप मार्केट में बार बार रीसेल कर रहे हो, इससे कोई वैल्यू या कोई आउटपुट जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड मार्केट में कोई आउटपुट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, इनकी वैल्यू हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, क्योंकि कोई न्यू वैल्यू नहीं। शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है करंट, ये बोल सकते हो आप इनविजिबल फॉर्म में, तो जिसमें कुछ हमारा प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो पा रहा, इसलिए शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स की वैल्यू ऐड नहीं होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वैल्यू एडेड मेथड डिटेल्ड में क्लास 12 से। अगर आप इसको 2 से 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।